नमस्कार दोस्तों, M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज देखते हैं यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था, उसने किस राजा के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक पूछा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक जो भारत में आया था फारसी यात्री, उस टाइम भारत में कौन शासक था विजयनगर साम्राज्य का। तो देखो, कृष्णदेव राय, बुक्का राय फर्स्ट, देवराय सेकंड या वेंकट द्वितीय। जो ये अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था, ये आया था देवराय सेकंड के टाइम में। कब आया था? देवराय सेकंड के टाइम में आया था। और देवराय जो सेकंड हुआ था, ये संगम वंश का महत्वपूर्ण शासक था। आप सभी को पता होगा, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहला हुआ था संगम वंश, उसके बाद हुआ था सालुब वंश, और तीसरा हुआ था तुलुब वंश, और चौथा सबसे जो हुआ था इसमें अरबिहु वंश हुआ था। तो उसी में देखा जाए तो पहला वंश जो हुआ था संगम वंश, उसी का महत्वपूर्ण शासक था ये देवराय सेकंड, और इसी के टाइम में आया था ये अब्दुल रज्जाक। ठीक है। इससे पहले देखो देवराय फर्स्ट भी हुआ था, उसके टाइम में आया था निकोलो कांटी, वो भी पूछा जाता है। निकोलो कांटी आया था 1420 में भारत आया था। ठीक है। और देवराय फर्स्ट के टाइम में आया था। और ये देवराय जो सेकंड हुआ था, ये 1423 से लेकर के 1446 तक इसने शासन किया था। और ऐसा कहा जाता है कि संगम वंश के जितने शासक हुए सभी में ये महानतम शासक था ये देवराय जो सेकंड था। और देखो, गजबेटकर की उपाधि भी इसी से संबंधित है। देवराय सेकंड को दी गई थी ये गजबेटकर की उपाधि, यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता था इसी को। गजबेटकर की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया था? देवराय सेकंड को। नेक्स्ट देखो, इसमें जानो कि अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान थे, देवराय सेकंड के शासनकाल में आए थे, फारसी राजा शाहरुख के राजदूत थे। ये जो अब्दुल रज्जाक थे, एक फारसी राजा हुआ था, शाहरुख इसके राजदूत थे। और देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासक थे, बता दिया मैंने। और देवराय द्वितीय ने शोभागिना सोने और महानाटक सुधानिधि लिखी थी। ये प्रमुख हैं, सौभागिनी सोने और महानाटक सुधानिधि। ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? देवराय द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान आया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? देखो, इसमें बताऊं आप सभी को कि जैसे लॉर्ड डलहौजी हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने शासन किया, जो गवर्नर रहा था लॉर्ड डलहौजी, वो 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था। ठीक है। उसी के ठीक बाद 1856 से लेकर के 1862 तक रहा था लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग के टाइम में ही जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी 1857 की क्रांति हुई थी, वो भी कैनिंग के टाइम में हुई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1858 जब आया था, तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग ही था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। देखो, 1858 से 62 तक रहा था, ये मैंने बता दिया। और इसी के कार्यकाल में आया था ये भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसके अनुसार वायसराय का जो कार्यालय उसी व्यक्ति के पास होगा जो भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है ये काफ़ी। देखो, पहले जैसे 1773 से लेकर के 1857 तक चला था कंपनी के अधीन शासन, तो इसके जो 1858 का ये अधिनियम आया था, इसके तहत क्राउन के अधीन शासन चला गया था। और ये जो 1858 का महत्वपूर्ण ये भारत शासन अधिनियम है, इसलिए भी हो जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण। क्यों हो जाता है इसके बारे में बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था इसमें शासन को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे शासन को ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। और इसी में विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ही इसको बंद कर दिया गया था। और देखो, कैनिंग के द्वारा ही भारत का विभागीकरण भी किया गया था। इसी वजह से कैनिंग को भारत में विभागीकरण प्रणाली का जन्मदाता, यानी जो भारतीय विभागीकरण हुआ था उसका पिता कहा जाता है कैनिंग को। और इसी अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति वायसराय को दी गई थी। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखो, सिस्मोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? सिस्मोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई, पेड़ों की ऊंचाई, भूकंप की तीव्रता। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
सिस्मोमीटर के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इसके अलावा रिएक्टर स्केल का भी उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। देखो सिस्मोमीटर से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। रिएक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है और जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यानी मान लो एक अंक है, 1 से अगर 2 पहुंचोगे तो उसमें 10 गुने की वृद्धि हो जाएगी उसकी तीव्रता की। जैसे 1 अंक तीव्रता का अगर भूकंप आया है, अगर आप कहो कि तो तीव्रता मापी गई है दो अंक भूकंप की, एक साइड में 1 अंक है और एक साइड में 2 अंक है, तो 1 से जो 2 है ये 10 गुना अधिक है तीव्रता में भूकंप जो है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कोपली, धनश्री, इंद्रावती, मानस, कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये नदियों के बारे में पूछा जाता है। सहायक नदियों के कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, धनश्री भी है और मानस भी है, लेकिन ये जो इंद्रावती दी हुई है ये गोदावरी की है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। देखो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ कई सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। इसमें सुबनासिरी, जिया बरेली, धनश्री, पुथीमारी, पगलादिया, कपली और मानस ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा देखो कपली नदी के तट पर कामरूप नगर स्थित है असम घाटी में। देखो कामरूप जो है ये कामरूप असम का पुराना नाम है, याद रखना। और कपली नदी के तट पर कामरूप नगर स्थित है असम घाटी में। ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग बनाती है, जिसमें माजुली जो नदी द्वीप है वो इसी पर स्थित है और सबसे बड़ा दुनिया का प्रमुख नदी द्वीप भी है माजुली, याद रखना। इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी की है, बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए 14 सितंबर को तो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और इसमें यह पूछा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व, नहीं हिंदी नहीं पूछा है इसमें, सॉरी, चलो बता ही दिया मैंने कि 14 सितंबर को तो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। तो याद रखना विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना वार्षिक विश्व दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। कब? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? मौलिक मात्रक कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो मौलिक मात्रक यानी जो मूल मात्रक हैं वो 7 हैं, सभी को पता होगा। इसमें यही पूछा है कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है, यानी मूल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से या फिर इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता है। तो समझ लेना इसमें कि देखो समय, लंबाई, द्रव्यमान, वजन। तो देखो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, लेकिन वजन ये तो इसका कोई भी मूल मात्रक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसका जवाब तो यही हो जाएगा। देखो वजन भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है और वजन को गुरुत्वाकर्षण द्वारा शरीर पर लगाए गए बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अक्सर W बराबर mg के सूत्र में व्यक्त किया जाता है, जहां W वजन है, m वस्तु का द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण है। और देखो अन्य भौतिक मात्रकों में से स्वतंत्र मात्रा को भौतिकी में मौलिक मात्रक के रूप में जाना जाता है। देखो ये आपके सामने हैं जो 7 मूल मात्रक हैं, लंबाई है, समय है, तापमान है, तीव्रता है, द्रव्यमान है, विद्युत प्रवाह और पदार्थ की मात्रा। देखो इसमें जो ये सात दिया हुआ है, चमकदार तीव्रता, इसको आप ज्योति तीव्रता भी कह सकते हो, ज्योति तीव्रता। ये विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, तापमान, समय और लंबाई। तो ये महत्वपूर्ण 7 मौलिक मात्रक हैं, इन्हें आप याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक या कारण बन जाता है? अम्लीय वर्षा का ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो आपको पता होगा अम्लीय वर्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण गैसें जिम्मेदार हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड। देखो इसमें कि एसिड रेन का मुख्य प्रेरक कारक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है।
सल्फर और नाइट्रोजन के इन ऑक्साइडों का प्राथमिक स्रोत उद्योगों में से होने वाले उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन का दहन है। कहाँ से होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत? प्राथमिक स्रोतों में देखा जाए तो इसमें उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के दहन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, ये प्रदूषक वायुमंडल में बढ़ते हैं और पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिश्रित होते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं और अंततः वर्षा के साथ सतह पर गिरते हैं। काफ़ी हानिकारक होती है ये अम्लीय वर्षा जो होती है, जीव जंतुओं, इमारतों, पेड़ पौधों सभी के लिए हानिकारक होती है काफ़ी। देखो, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? काली मिट्टी तो पता होगा, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे उत्तम बताई जाती है कपास के लिए। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है, ठीक है। और ये मिट्टी बेहद महीन कणों, महीन मिट्टी के तत्वों से बनी होती है, ठीक है। काली मिट्टी प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में पाई जाती है और इसमें जुताई की भी कम आवश्यकता होती है और ये जब सूख जाती है चिकनी हो जाती है, काफ़ी कठोर भी हो जाती है। तो समझ सकते हो ये जो मिट्टी है काली मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन। देखो, वैसे तो ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं, लेकिन इसमें से ये पूछा है कि सबसे प्रचुर मात्रा किसकी है? हीलियम, नियोन, आर्गन और जेनोन। तो देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस पाई जाती है आर्गन। कौन सी? आर्गन पाई जाती है। आर्गन पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध निष्क्रिय गैस है और पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग सभी आर्गन रेडियोजेनिक आर्गन 40 हैं, जो पृथ्वी की भूपट्टी में पोटेशियम 40 के क्षय से प्राप्त होते हैं। और आर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है AR से इसको प्रदर्शित करते हैं और परमाणु संख्या इसकी 18 है। यह आवर्त सारणी के समूह 18 में मौजूद एक नोबेल गैस है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन और उसके बाद आर्गन गैस पाई जाती है। याद रखना, तीसरे नंबर पर है और अक्रिय गैसों में देखा जाए तो सबसे अधिक है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाई जाती है। केंद्रीय विधानसभा 1929 मामले में भगत सिंह का बचाव किसने किया था? जो ये 1919 का मामला था केंद्रीय विधानसभा 1929 का, उसमें भगत सिंह का बचाव किसके द्वारा किया गया था? आसफ अली, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली और CR दास। तो देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आसफ अली के द्वारा। आसफ अली ने केंद्रीय विधानसभा 1929 में भगत सिंह का बचाव किया। उन्होंने 1940 की अंतरिम सरकार में परिवहन और रेल मंत्री का पोर्टफोलियो दिया गया था। देखो, 1940 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें परिवहन और रेल मंत्री भी बनी थी आसफ अली। देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना आप अरुणा आसफ अली और आसफ अली में। देखो, ये अरुणा आसफ अली ये तो महिला थी और ये जो आसफ अली हैं ये पुरुष हैं, ठीक है। अरुणा आसफ अली तो ये संबंधित हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये जो आसफ अली हैं ये जो कैबिनेट सरकार बनी थी 1940 की, उसमें कैबिनेट मंत्रिमंडल जो था उसमें ये रेल मंत्री रेल मंत्री रहे थे ये आसफ अली। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये, ठीक है। और 1940 की अंतरिम सरकार में ये परिवहन और रेल मंत्री रहे थे, ठीक है। 1947 से 48 तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत और 1948 से 1952 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। और देखो लो, इसमें और ये कन्फर्म हो गया कि ये जो अरुणा आसफ अली थी ये आसफ अली की पत्नी थी। देखो, इनका नाम मूल नाम तो अरुणा था, लेकिन आसफ अली से इनकी शादी हो गई तो इनका कंप्लीट नाम हो गया था अरुणा आसफ अली। और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है अरुणा आसफ अली को, ठीक है। आसफ अली की पत्नी थी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? किस आंदोलन के दौरान बना था ये वंदे मातरम सबसे लोकप्रिय? खिलाफत, भारत छोड़ो, असहयोग और स्वदेशी आंदोलन। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था ये। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन जो मेक इन इंडिया
अभियान के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, स्वदेशी आंदोलन। और यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन में सबसे सफल था, याद रखना। जब बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, तो उसी के बाद यह शुरू किया गया था 7 अगस्त को 1905 में ही, स्वदेशी आंदोलन। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली का महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। तो देखो इसमें ये बारडोली जो सत्याग्रह है ये संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो कि किसानों के हितों के लिए किया जा रहा था। देखो ये जो बारडोली सत्याग्रह है ना, ये शुरू तो किया गया था वैसे 1918 में। ये 4 भाइयों के द्वारा किया गया था, जैसे कल्याण जी मेहता और ऐसे ही थे वो, कल्याण जी मेहता और उनका नाम एक था कुंवर जी मेहता। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, बस इतना याद कर लो। 1918 में स्टार्ट हुआ था ये सरदार बारडोली जो सत्याग्रह था, और 1928 में इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी से संबंधित हैं। और इसी आंदोलन में इन्हें महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। और देखो अकाल और बाढ़ से पीड़ित होने पर भी 30% कर का भुगतान करने हेतु किसानों को मजबूर करने के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। अकाल पड़ गया, बाढ़ से पीड़ित थे उस क्षेत्र के लोग, लेकिन कर में कोई कटौती नहीं की गई थी। 30% कर तब भी दिया जाता था। उसी के विरोध में ये शुरू किया गया था बारडोली सत्याग्रह जो था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश से देखो त्रिपुरा तो करता है, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर जो है ये बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। उसके अलावा ये सभी साझा करते हैं। देखो बांग्लादेश से जो राज्यों में देखा जाए तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल भी करता है, असम भी करता है, मेघालय भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, मिजोरम करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता है इसमें। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन अध्ययन के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किस लिए किया गया था? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत के सरकारी अस्पतालों द्वारा बनाए गए मानक, भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय मुद्दे। तो देखो ये जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति है इसका गठन किया गया था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसके लिए। ठीक है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया। और समिति में 7 सदस्य थे। राजेंद्र सच्चर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 324, 280, 338 और 148। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 338। देखो 338 जो है आर्टिकल, ये संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। लेकिन देखो 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के तहत आर्टिकल 338 से जोड़ा गया था, और जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान कर दिया गया था। तो समझ सकते हो 338A में तो कर दिया आपका, 338A में तो कर दिया अनुसूचित जनजाति आयोग को यानी एसटी को, और 338 में रहा फिर आपका अनुसूचित जाति आयोग। और फिर एक और संविधान संशोधन हुआ था 102वां, ये हुआ था 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, जिसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया 338B, 301 के बाद जोड़ा गया 338B, और इसमें प्रावधान कर दिया गया ओबीसी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का। किसका? ओबीसी के लिए आयोग का प्रावधान किया गया आर्टिकल 338B में। तो महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया वो संविधान संशोधन 103वें के द्वारा किया गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखो, ये मैंने बता ही दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सबसे मान्य तर्क चुनें। भारत के प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति के समय
भारत के प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हों, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय इन चारों में देखना है कौन सा प्रावधान सही कहता है कि जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो क्या उसे ये जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य उसे हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, याद रख लेना। जब आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो उस टाइम ये जरूरी नहीं है कि वो किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन चुनने के बाद 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना ये अनिवार्य है। ठीक, और बाकी तो देखो ही मत, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर केवल, ये जरूरी नहीं है, ये काट दो, गलत है। संसद दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, नहीं, आवश्यक रूप से केवल नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा केवल एक सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? कौन सी संस्था है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? नाबार्ड, IDBI, SIDBI, RBI। तो देखो ग्रामीण से जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है तो ये तो नाबार्ड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए ऋण प्रवाह की सुविधा के लिए एक सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में की गई थी। और देखो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, और शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, और ये अधिनियम था 1981 का, याद रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम और यीस्ट। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिका का उदाहरण है और ये अपना आकार बदल सकता है। अमीबा एकल कोशिका का उदाहरण है और अपना आकार बदल सकता है। अमीबा की जाति अम्योबजोआ है, अम्योबजोआ। अमीबा एक कोशिकीय यानी यूकैरियोटिक कोशिका है। देखो ये जो यूकैरियोटिक जो ये कोशिका होती हैं, कोशिकीय जो जीव होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव, इनमें केंद्रक की उपस्थिति पाई जाती है। और एक होते हैं प्रीक्योरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण होती हैं ये सभी। आगे देखो, वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग है। वर्णांधता और हीमोफीलिया जो रोग है किस प्रकार का रोग है? पानी से पैदा होने वाली बीमारी है क्या? संचारी रोग है? आनुवांशिक है या अवाप्त है? तो देखो वर्णांधता और हीमोफीलिया जो रोग है ये आनुवांशिक विकार होता है, यानी आनुवांशिक बीमारी होती है। और वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। कौन से कलर में? लाल और हरे, याद रख लेना। जो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का भी नहीं बनता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ये। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो तो ये सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, याद रखना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो देखो पाकिस्तान में स्थित सिंध में लरकाना जिले में सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर है ये, और इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मोंगहियर के पास किस राष्ट्रकूट राजा ने धर्मपाल को हराया था? राष्ट्रकूट राजा कौन सा था जिसने धर्मपाल को हराया था? इंद्र तृतीय, ध्रुव, कृष्ण सेकंड और राय राजा। देखो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के मध्य हुआ था, तो उसी में से समझ लो ये धर्मपाल को
मोंगियर के पास हराया था। ध्रुव ने, किसने? ध्रुव ये राष्ट्रकूट वंश का शासक हुआ, इसने मोंगियर के पास हराया था। 779 ईस्वी में ध्रुव के अभिगमन के साथ राष्ट्रकूट के इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ। अपने पूर्ववर्तियों की तरह उसने वेंगी के चालुक्यों और मैसूर के गंगों को भी हराया और पल्लवों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये। हॉर्मुज जो जल संधि है किन दो देशों के मध्य स्थित है? हॉर्मुज, सऊदी अरब और कतर, ओमान और ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, कतर और ईरान, किन दो देशों के मध्य है हॉर्मुज जल संधि? देखो हॉर्मुज जो जल संधि है ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। और फारस किसको कहते हैं? फारस अगर आप कर सकते हो तो आसानी से कर सकते हो, फारस ईरान से ही संबंधित है, समझ लो। ईरान तो आएगा ही इसमें निश्चित। हॉर्मुज जो जल संधि है वो दो देशों के बीच में स्थित है, ओमान और ईरान के मध्य में, ठीक है। फारस से ईरान समझ लो और ओमान की खाड़ी से ओमान समझ लो, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका। ये हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी पश्चिम की तरफ है को ओमान की खाड़ी और अरब सागर में पड़ती है, ये जो ओमान की खाड़ी है उससे जोड़ती है। और ये जल संधि 55 से 95 किलोमीटर चौड़ी है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है, याद रखना। गोदावरी और कृष्णा नदियों के उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी और कृष्णा नदियों के उद्गम स्थल कर्नाटक, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो देखो इन दोनों के जो ये उद्गम स्थल हैं ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, गोदावरी और कृष्णा के। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। दोनों महाराष्ट्र के प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र पर अधिग्रहण करती हैं और विजयवाड़ा में कृष्णा और गोदावरी नदियों का पवित्र संगम है आंध्र प्रदेश में। देखो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ है? जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है OPEC, इसका जो संगठन है वो कहाँ है? तो ये संगठन है आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका महत्वपूर्ण ये संगठन है OPEC का, वियना में। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे सितंबर 1960 में 5 देशों के द्वारा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा संगठित किया गया था। 5 देश कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। नेक्स्ट देखो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो संविधान सभा बनाई गई थी 1940 में, उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, वैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, तीसरी 13 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी और स्थायी अध्यक्ष बने थे। तीसरी में की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, और तीसरे में ही उद्देशिका प्रस्तुत की थी जो आगे संविधान की प्रस्तावना बनी थी। आगे देखो निम्नलिखित में से किस बैंक को बैंकरों का बैंक के रूप में जाना जाता है? बैंकरों का बैंक, बैंकरों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है ना भारतीय रिजर्व बैंक, नहीं बी है, बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकरों का बैंक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है और यह धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, नकदी भंडार रखता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। और RBI का मुख्यालय है मुंबई में, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1973 का। और हाथी प्रोजेक्ट 1992 का, याद रखना। तो देखो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। कब किया गया था इसको? टाइगर दिवस को मनाने का निर्णय 2010 में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन। इसमें
निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम इसमें पर्यावरण प्रदूषण किसके द्वारा होता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो देखो इसका तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है इसमें डीजल, पेट्रोल और कोयला इन तीनों के मुकाबले कम प्रदूषण करता है। नेक्स्ट देखो, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन, जल मिश्रित अम्ल मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता और लोहे जैसे अपेक्षाकृत प्रतिक्रियाशील धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। लवण का नाम अम्ल के नाम पर निर्भर करता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखो इसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना पूछी जाती है कब की गई? 31 अक्टूबर 1920 को। और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने। दीवान चमन लाल इसके पहले महासचिव बने थे। पहले अध्यक्ष तो बने लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल इसके पहले महासचिव बने। 1920 के दौरान बड़े हमले हुए। खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स और बर्मिंघम कर्नाटक मिल्स। ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड AITUC की चलो छोड़ो। निम्न में कौन सा कथन मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में सही है? कौन सा कथन है जो मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में सही है? मुगल उत्तराधिकारी के कानून का पालन करते थे, जैसे कि ज्येष्ठता का कानून। क्या ये सही है? तो देखो ये तो गलत हो जाएगा। ये सही कहाँ से होगा? क्योंकि मुगल जो है उत्तराधिकारी के कानून का पालन कहाँ करते थे? अब औरंगजेब का क्या बड़ा था शाहजहां के पुत्रों में? सबसे बड़ा तो दारा शिकोह था, लेकिन उसने उसको मार दिया और शासक खुद बन गया। तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इसमें औरंगजेब ने उन राजपूतों का समर्थन खो दिया जिन्होंने साम्राज्य की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये सही है। विदेशी आक्रमणों ने मुगलों की शेष ताकत छीन ली थी। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे मुगल साम्राज्य के पतन के देखा जाए तो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आगे देखो, चेर, चोल और पांड्य संगम युग के प्रमुख राजवंश थे। संगम काल के दौरान राजवंशों और उनकी राजधानियों के संबंध में गलत मिलान का चयन करना है। चेर, चोल और पांड्य। चेर की राजधानी क्या वनजी थी, चोल की उरियूर और पांड्य की मुजरिस, पांड्य की मदुरई। तो देखो इसमें जो गलत है वो मिलान करना है। चेर की राजधानी वनजी, ये तो ठीक है। चोल की उरियूर, लेकिन ये जो पांड्य की मुजरिस दी हुई है ये गलत है। पांड्य की राजधानी थी मदुरई। कौन सी? मदुरई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत ही पूछा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है सड़क मार्ग से? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है। तो देखो इसमें समुद्र तल से लगभग 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। सॉरी, इसको आप सही कर लो। तो ये देखो बनिहाल, ये गलती से हो गया। इसका आंसर जो है बनिहाल मत करो, इसका तुम करो रोहतांग दर्रा। ऑप्शन डी करो। कौन सा? रोहतांग दर्रा करो। इसका सही जवाब क्या होगा? रोहतांग दर्रा। क्योंकि ये जो बनिहाल दर्रा है ये तो जम्मू को कश्मीर श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था इस पर और इसी का आंसर के हिसाब से कर दिया था मैंने। ये जो रोहतांग दर्रा है, ऑप्शन डी इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ये जोड़ता है लेह को मनाली से। ठीक है,
इसे भी काट दो, ये रोहतांग कर देना इसको, रोहतांग, ठीक है, क्योंकि जो बनिहाल दर्रा है वो तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। देखो समुद्र तल से 411 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये रोहतांग दर्रा, मनाली को लेह से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है और भृगुतुंग के नाम से भी पुकारा जाता है इसको। केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया है, ठीक है। और यह बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के धनी लोहाल स्पीति को हिंदू सभ्यता वाले कुल्लू प्राकृतिक रूप से बांटता है। और देखो मनाली से रोहतांग दर्रे तक पहुंचने के लिए करीब 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। पीर पंजाल दर्रा ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। पीर पंजाल जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक, कुलगांव से कोठी जाने का है। जोजिला दर्रा भी पूछा जाता है, ये श्रीनगर से लेह मार्ग प्रशस्त करता है। जोजिला जो दर्रा है ये श्रीनगर से लेह जाते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में ही है। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर तक जाता है, बताया मैंने अभी। और जवाहर सुरंग इसी पर स्थित है। जवाहर सुरंग किस पर है, बनिहाल दर्रे पर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विलीविलीच निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है विलीविली, कि ये किस देश से संबंधित है, तो सभी को पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कहाँ आते हैं ये, ऑस्ट्रेलिया में, सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और देखो ये चिनूक ये उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के सहारे दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तक प्रभावित करती है ये जो चिनूक हवाएं जो हैं। और मिस्ट्रल ये तूफान काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये चिनूक वगैरह तेज हवाएं चलती हैं। और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली तीव्र ठंडी शुष्क उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी हवा से विशेषकर रोन डेल्टा तथा गल्फ ऑफ एलायंस पर चलती हैं। मिस्ट्रल कहाँ चलती हैं, फ्रांस में। और देखो और भी कुछ मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ स्थानीय जो पवनें चलती हैं वो भी पूछी जाती हैं। जैसे चिनूक तो बता ही दिया मैंने, अमेरिका से संबंधित है। चिनूक जो है अमेरिका और कनाडा से। एक फ़ोन और पूछी जाती है, क्या नाम है उसका, फ़ोन, ये फ़ोन पूछी जाती है। तो फ़ोन कहाँ चलती है बता दूं आपको, फ़ोन चलती है स्पेशली स्विट्ज़रलैंड क्षेत्र में चलती है, आल्प्स पर्वत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। सिरोको भी पूछी जाती है। सिरोको जो है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की तरफ प्रवाहित होती है। इसमें मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, इटली और जो स्पेन देश हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। एक ब्लैक रोलर भी चलती है, ये अमेरिका में ही चलती है। एक यामो, यामो तो देखो जापान का बर्ड है यामो, इसमें समझ पा रहे होंगे ये जापान में चलती है। एक सिमुम भी पूछी जाती है, कौन सी, सिमुम भी पूछी जाती है, ये चलती है अरब रेगिस्तान में, महत्वपूर्ण हो जाती है, ये अरब क्षेत्र में चलती है। एक पूछी जाती है हरमटन, कौन सी, हरमटन, ये पूछी जाती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, सहारा रेगिस्तान में ही चलती है। अफ्रीका में देखा जाए तो नार्वेस्टर भी पूछी जाती है, नार्वेस्टर, ये नार्वेस्टर को आप न्यूजीलैंड से याद कर सकते हो, दोनों में ना आ रहा है। लू चलती है भारत में। और सांता आना जो है ये भी अमेरिका में चलती है, सांता आना कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है उसमें चलती है। अब देखो ये तो बताई मैंने आप सभी को, ये सभी गर्म थी, लेकिन इसके अलावा ठंडी धाराएं भी पूछी जाती हैं, ठंडी पवनें भी पूछी जाती हैं जो स्थानीय पवनें होती हैं, ठीक है। ठंडियों में देखा जाए तो मिस्टल जो इसमें बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो चलती है फ्रांस क्षेत्र में। इसके अलावा एक ब्लिजर्ड भी पूछी जाती है, ब्लिजर्ड लिख देता हूँ एक सेकंड, ब्लिजर्ड, ये ब्लिजर्ड जो है ये भी साइबेरिया का क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ठंडे क्षेत्रों में चलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलो इतना ही काफ़ी है। और आगे देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं। तो देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में है, आप सभी को पता होगा। समानता का अधिकार है पहला 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का है 19 से 22 तक, और 23 से 24 तक है आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29-30 ये भी पूछा जाता है शैक्षणिक एवं 29 से 30 तक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, और 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और
हृदय की संज्ञा दी गई है आर्टिकल 32 को, संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा। तो देखो इसका जवाब देखना है, 1 सेकंड मिटा देता हूं पहले इसको। कि इसमें देखो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 है, 23-24 है संबंधित, तो यही सही हो जाएगा। देखो आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक है। आर्टिकल 23(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों, अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या बतानी है आपको, कितने थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन 42वें के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था 1976 में, आर्टिकल 51A में। किसमें? 51A में मूल कर्तव्यों को। तो जब ये जोड़े गए थे तो उस टाइम तो ये 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा 11वां और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि मूल संविधान में, यानी जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो वो संविधान जो था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो देखो उस टाइम तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42वें के द्वारा 10 जोड़े गए और 86वें के द्वारा 1 जोड़ा गया। 11वां जो जोड़ा गया था, यह 86वें के द्वारा जोड़ा गया था, बता दिया था मैंने अभी। नेक्स्ट देखो, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, लियोन और जिनेवा। तो देखो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये लियोन में है। कहाँ? लियोन में। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, और जिसे सामान्यतः इंटरपोल के रूप में जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की सुविधा देता है। इसकी 192 देशों में पुलिस बलों की सदस्यता है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार के कारण किस वजह से, देखो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार किस वजह से होती हैं, ये पूछा है। श्यानता, लोच, घर्षण या पृष्ठ तनाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, बारिश की बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव है। आगे देखो, किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी स्टोमेटा के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण होता है? किस प्रक्रिया के माध्यम से मौजूद रंध्र यानी स्टोमेटा के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण होता है? वाष्पोत्सर्जन, परिवहन, वाष्पीकरण या प्रकाश संश्लेषण। तो देखो सही जवाब क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा के माध्यम से पानी वाष्पित होता है, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। देखो वाष्पोत्सर्जन में तो पत्तियों की सतह पर जो स्टोमेटा होते हैं उसके माध्यम से वाष्पित होता है पानी, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और परिवहन वह जीवन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के एक हिस्से में संश्लेषित या अवशोषित पदार्थों को शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाता है। परिवहन से तो समझ ही रहे होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पौधों और जानवरों में परिवहन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पोषक तत्वों, पानी, खनिजों, गैसों आदि की आवाजाही होती है। और रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। जल जब द्रव अवस्था से वाष्प में बदलता है और ऊपर चला जाता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और दोबारा से वाष्प यानी उसका वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये थे कौन? बिपिन चंद्र पाल।
वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, यानी साप्ताहिक समाचार पत्र था ये, और इसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा की गई थी और इसका संपादन श्री अरविंदो घोष ने किया था। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया और वह किस वंश से संबंधित थे? कालाशोक जो थे, तो देखो कालाशोक जो थे ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे। 383 में इन्हीं के टाइम में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। गिरिव्रज शिशुनाग वंश की राजधानी थी। कालाशोक के 10 पुत्रों ने शिशुनाग वंश के अंतिम दिनों में शासन किया। उनमें से नंदीवर्मन का उल्लेख पुराणों में मिलता है। शिशुनाग और कालाशोक काकवर्ण काला कहा जाता है इस कालाशोक को, क्योंकि यह काला था, इसी वजह से इस राजवंश के महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। देखो बौद्ध संगतियों के बारे में बताऊं, सबसे पहली जो बौद्ध संगति की गई थी 483 बीसी में की गई थी, अजातशत्रु के टाइम में की गई थी और राजगृह में की गई थी। उसके 100 वर्ष बाद 383 में की गई थी दूसरी बौद्ध संगति। और कहाँ पर की गई थी ये दूसरी बौद्ध संगति जो की गई थी, ये वैशाली में की गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगति 251 बीसी में अशोक के टाइम में की गई थी पाटलिपुत्र में। चौथी की गई थी कुंडनवल कश्मीर में, कनिष्क के टाइम में की गई थी। चौथी बौद्ध संगति 78 एडी में की गई थी, कनिष्क के टाइम में, कुंडनवन कश्मीर में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान कौन सी नहीं है इन चारों में? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और संगमरमर में। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ये संगमरमर है ये अवसादी नहीं है। दी गई चट्टानों में संगमरमर एक प्रकार की अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टानें अंतर्जात और बहिर्जात बलों के माध्यम से बनती हैं। शिली भवन की प्रक्रिया लाए गए निक्षेपों को चट्टानों में बदल देती है। कई अवसादी चट्टानों में निक्षेपों की परतें शिली भवन के बाद भी अपनी विशेषताओं को बनाए रखती हैं। इसलिए हम बलुआ पत्थर, सेल आदि जैसी तलछटी चट्टानों में अलग अलग मोटाई की परतों को देखते हैं। उनके गठन के आधार पर तलछटी चट्टानों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: यांत्रिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित और जैविक रूप से निर्मित तलछटी चट्टानें। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी कौन सी नहीं है इसमें? लेब्राडोर ठंडी है, बेंगुएला, कनारी और कैलिफोर्निया में। देखो महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ मैं जलधाराओं को देखने के लिए कि ठंडी और गर्म छांटने के लिए। अगर धारा की डायरेक्शन ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की तरफ है तो वह ठंडी होगी, ठीक है, ठंडी होगी। अगर ध्रुव से उससे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ है तो वो गर्म होगी, याद रखना। तो इसमें अब आपको देखना है कि लेब्राडोर तो ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, बेंगुएला की धारा भी ठंडी है, कनारी की भी, लेकिन ये जो कैलिफोर्निया है ये गर्म है। तो अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आपके सामने हैं। सबसे पहले ठंडी धाराएं देखो, लेब्राडोर हो गई है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की, हम्बोल्ट की, इसको हम्बोल्ट को पेरू की धारा भी कहते हैं, अंटार्कटिका की जलधारा, ये भी ठंडी हैं सभी। अब देखो ये आपके सामने, नहीं सबसे पहले मैंने कौन सी बताई आपको? प्रशांत महासागर की बताई थी। ये प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं बता दी। अब मैं बता रहा हूँ आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं। देखो अटलांटिक में हम देखते हैं लेब्राडोर की, बेंगुएला की, कनारी की, पूर्वी ग्रीनलैंड की, अंटार्कटिका की और फॉकलैंड की। तो ये सभी ठंडी धाराएं हैं, याद रखना। गल्फ स्ट्रीम महत्वपूर्ण है, वो गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम के अलावा एक है आपकी ब्राज़ील की धारा, वो भी गर्म है। एक है आपकी मेडागास्कर की धारा, वो भी गर्म है। एक है आपकी अगुलहास की धारा, वो भी गर्म है। तो याद रखना ये जो मैंने पढ़ाई हैं अभी, ये सभी ठंडी हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल इसमें 155। राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। आर्टिकल 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी
तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अब आर्टिकल 157 देखो, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। याद रखना, इसकी योग्यताएं जो हैं ये राष्ट्रपति बनने, राज्यपाल बनने की महत्वपूर्ण है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये दो हैं महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले सभी कानून शून्य हो जाएंगे? मौलिक अधिकार से असंगत विधियों को शून्य माना जाएगा। देखो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपके सामने, आर्टिकल 13 इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो आर्टिकल 13(1) जो कहता है संविधान पूर्व की विधियों के बारे में कहता है, यानी आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले लागू विधियों को शून्य मान लिया जाएगा यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। तो कब माना जाएगा? संविधान लागू होने से पहले लागू विधियों को शून्य माना जाएगा यदि वे मौलिक अधिकारों को हनन करती हैं। तो आर्टिकल 13(1) कहता है। और 13(2) क्या कहता है? संविधानोत्तर विधियों के बारे में कहता है, और उसमें यह कहता है कि संविधान की भारत के संविधान के लागू होने के बाद राज्य के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। समझ सकते हो कि संविधान लागू होने से पहले लागू विधि को शून्य माना जाएगा आर्टिकल 13(1) के तहत, और संविधान निर्माण के बाद ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा 13(2) के अनुसार जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। तो ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है ये काफ़ी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST दोहरे मॉडल वाले GST पर आधारित है जो निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? GST को किस देश से अपनाया गया है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। भारत में माल और सेवा कर GST कनाडा में अपनाए गए दोहरे मॉडल यानी मॉडल GST पर आधारित है। GST घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित है। वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर GST लागू होता है। GST विधेयक को पहली बार भारत में संविधान में 122वें संशोधन के विधेयक के रूप में पेश किया गया था। GST को पेश किया गया था, जो विधेयक था वो 122वां था, और 2016 में इसको मंजूरी मिली और राज्यसभा द्वारा संविधान में 122वां संशोधन अधिनियम 2016 में इसे फिर से पेश किया गया। चलो ऐसा इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ लो 122वां तो ये संविधान संशोधन विधेयक है जो GST है, ठीक है, और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था ये। और इसको ये भी पूछी जा सकती है कि सबसे पहले लागू कब हुआ था GST? तो इसमें समझ लेना GST जो भारत में लगा था सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को लगा था। कब? 1 जुलाई 2017 को। और इसमें देखो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। बाइफोकल लेंस, सेलुलॉयड, डायनामाइट, इलेक्ट्रोस्कोप कौन संबंधित है इससे? डायनामाइट से कौन संबंधित है? इसमें ऑप्शन में देखो डायनामाइट से तो संबंधित है अल्फ्रेड नोबेल, ये तो सही हो जाएगा, सी का हो जाएगा एक। ये एक विस्फोटक पदार्थ है जो डायनामाइट है, इससे संबंधित है अल्फ्रेड नोबेल। और क्या इलेक्ट्रोस्कोप से संबंधित कौन है? इलेक्ट्रोस्कोप से तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप से संबंधित है विलियम गिलबर्ट। कौन है? विलियम गिलबर्ट। और बाइफोकल लेंस से कौन संबंधित है? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। और सेलुलॉइड से संबंधित है अलेक्जेंडर पार्क्स। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका 4-3-1-2 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के पारित होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय था? 1892 के टाइम में। कर्जन कब था? 1905 के करीब था।
1999 से 1905 तक, लैंसडाउन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड एलनबरो। तो देखो इसमें जो ये लैंसडाउन है ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये 1888 से लेकर के 1894 तक रहा था ये। तो ये 92 से यही तो संबंधित होगा, तो आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड लैंसडाउन। देखो इसमें कि लॉर्ड लैंसडाउन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के पारित होने के दौरान भारत के एक वायसराय थे और इनका कार्यकाल मैंने बता दिया 88 से 94 तक रहा था। और प्रसिद्ध अग्रणी कारखाना अधिनियम 1891 इन्हीं के टाइम में पारित हुआ था। कारखाना अधिनियम कब का है? 1891 का है। उद्बोधन एक बंगाली प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाता है? उद्बोधन एक बंगाली प्रकाशन का श्रेय तो किसको दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद को। उद्बोधन रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का एकमात्र बंगाली प्रकाशन है जिसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने 1899 में की थी, जिसके प्रथम संपादक त्रिगुणातीतानंद थे। कुछ वर्षों में यह एक प्रकाशन संस्था में भी विकसित हुआ और रामकृष्ण तथा विवेकानंद के साहित्य के प्रमुख प्रकाशकों में से एक रहा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं आपके सामने। कैसी लगे सभी? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय।